नमस्कार। राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल शब्दवाणी क्लासेज पर। चर्चा कर रहे हैं करंट अफेयर्स के बारे में। 8 जुलाई के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनके बारे में विस्तृत चर्चा की थी। उसके बाद में आज अपनी जो तारीख है वो है 9 जुलाई। कितनी तारीख है? 9 जुलाई। और अपन चर्चा करने वाले हैं 9 जुलाई के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं उन पर। उसके साथ में ही अपनी जो क्लास 8वीं की एनसीईआरटी की किताब है वो लगभग समाप्ति की तरफ है। अपन नवा अध्याय है उसकी चर्चा कर रहे हैं। हालांकि वर्तमान में जो किताब संचालित है उसमें तो 8 ही अध्याय है, लेकिन जो मैंने प्रीवियस ईयर की किताब थी उसको शामिल किया है, इसलिए उसमें 10 अध्याय है। चर्चा कर लेंगे धीरे धीरे। 2 अध्याय ज्यादा है, थोड़ी बहुत जानकारी अपन को ज्यादा ही मिलेगी। इस उद्देश्य से मैं आपको 10 पार्ट उसमें पढ़वाऊंगा। तो आज है 9 जुलाई। 9 जुलाई के महत्वपूर्ण जो 10 प्रश्न रहने वाले हैं करंट अफेयर्स के, उन 10 प्रश्नों के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। और वो भी एकदम विस्तार से, वो भी कैसे, वो भी एकदम विस्तार से उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आप क्या करना, आप जब तक मैं प्रश्न पढ़ाऊं तब तक ध्यान से प्रश्न को सुने, और मैं प्रश्न पढ़ने के बाद में आपको टाइम दूंगा। आप ऑप्शन चूज करिए कौन सा उत्तर सही है। उसके बाद में अपन सही हल जानने के बाद में आगे चलेंगे और वहां पर अपन जो पूरा विश्लेषण है उसको पढ़ेंगे। उस समय आप क्या करना, वीडियो को, अपनी क्लास को रोककर और जो पूरा उसका विश्लेषण है उसको अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। ऐसा नहीं कि लाइन टू लाइन उतारना जरूरी नहीं है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आती है उन चीजों को आप नोटबुक में उतार लीजिए, ताकि आप आसानी से क्या कर सको, रिवीजन कर सको। अगर आप उतार नहीं पाते हैं तो भी कोई बात नहीं है। आप अपनी जो क्लास है वो यूट्यूब पर हमेशा के लिए अवेलेबल रहेगी। जब भी आप चाहो, जितनी भी स्पीड में चाहो, अपनी क्लास को तेज करके वापस उसका रिवीजन भी कर सकते हो। तो सारी सुविधाएं हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो फिर देर किस बात की है। अपने जितने भी साथी हैं उन सभी साथियों तक शब्दवाणी क्लासेज का ये यूट्यूब चैनल और इसकी लिंक और ये जितनी भी क्लास है उनको शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चल जाए कि अब करंट अफेयर्स उनके दिमाग से बाहर नहीं है। उनके जो एग्जाम है उसके क्वेश्चन है वो शब्दवाणी क्लासेस से बाहर नहीं जाने वाले। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि सहकार वन राजस्थान के किस गांव में 64 एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही एक प्रमुख पर्यावरण अनुकूल वनीकरण परियोजना है। मतलब एक वन, पर्यावरण के अनुकूल वन लगाने की परियोजना है, जिसमें नीम है, खेजड़ी है इत्यादि के पेड़ लगाए जाएंगे। तो उस परियोजना का नाम है सहकार वन। उसका क्या नाम है? उस परियोजना का नाम है सहकार वन। आपको बताना है कि यह परियोजना राजस्थान के किस गांव में 64 एकड़ भूमि पर वन लगाएगी। क्या लगाएगी? राजस्थान के किस गांव की, यह भी सही नहीं दिख रहा है। राजस्थान के किस गांव में 64 एकड़ भूमि पर यह क्या लगाएगी? यह वन लगाएगी। मोरेला गांव, गोकुल गांव, सुमेल गांव या धोलावीरा गांव? तो मैं आपको बता दूं, जो सहकार वन है उसके तहत राजस्थान का जो सुमेल गांव है, सुमेल का मेल कराया जाएगा। सुमेल का मेल किससे कराया जाएगा? सुमेल का मेल कराया जाएगा सहकार वन से। याद रख लेना, सुमेल का मेल कराया जाएगा किससे? सुमेल का मेल कराया जाएगा सहकार वन से। किससे कराया जाएगा? सहकार वन। तो सहकार वन कहां लगाएंगे? सुमेल गांव में लगाए जाएंगे। और देख लीजिए, यह सहकार वन राजस्थान के जयपुर के सुमेल गांव में 64 एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही एक प्रमुख पर्यावरण अनुकूल वनीकरण परियोजना है। किसके द्वारा? अमूल और एनसीसीएफ द्वारा। इस पहल का भूमि पूजन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा 6 जुलाई 2026 को किया गया था। मतलब आज से लगभग 2-3 दिन पहले इसका भूमि पूजन कर दिया गया। इसमें कौन कौन से पौधे की प्रजाति लगाई जाएगी? तो जो जलवायु के अनुकूल है, ऐसे नहीं है कि रेतीला क्षेत्र हो और वहां पर अपन जो सदाबहार पौधे हैं वो पौधे लगा दे, तो उनको तो बढ़ने की गुंजाइश ही नहीं है, वो तो बढ़ेंगे ही नहीं। अगर बढ़ेंगे तो छोटे होकर जल जाएंगे। तो ऐसे पौधे लगाइए जो वहां के पर्यावरण के अनुकूल हो। जैसे कि
खेजड़ी है, रोहिड़ा है और नीम है। तो खेजड़ी, रोहिड़ा और नीम के पौधे हैं वो वहां पर लगाए जाएंगे। तो याद रख लेना, सहकार वन इसके तहत राजस्थान के जो जयपुर जिला है उसके सुमेल गांव में लगाए जाएंगे। तकनीक, इसे मियावाकी पद्धति का उपयोग करके विकसित किया जा रहा है। यह जो सहकार वन है इसको एक पद्धति है, उसका नाम है मियावाकी। उस मियावाकी पद्धति का उपयोग करके इसे विकसित किया जा रहा है। तो याद रख लेना इसको। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में सब सकता है। ऐसा का ऐसा कि राजस्थान में आयोजित हो रहे लोक मंथन के 5वें संस्करण की मुख्य थीम क्या निर्धारित की गई, क्या निर्धारित की गई है। जो राजस्थान में आयोजित हो रहे हैं लोक मंथन, उसका जो 5वां संस्करण है उसकी मुख्य थीम क्या निर्धारित की गई है। वसुधैव कुटुंबकम, या एक भारत बेहतर भारत, या फिर हम भारत के लोग, या फिर उपनिवेशवाद से मुक्ति। बताइए, जो राजस्थान में आयोजित होने वाली लोक मंथन का जो 5वां संस्करण है कहां पर आयोजित होगा। तो याद रखना एक चीज, लोक मंथन, लोक मंथन का 5वां संस्करण आप इस प्रकार भी नोट्स बना सकते हो जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूं। लोक मंथन का 5वां संस्करण, इसका आयोजन कहां होगा। तो इसका आयोजन होगा अपने राजस्थान में। कहां पर होगा इसका आयोजन? राजस्थान में। और इस 5वें संस्करण की जो थीम है वो थीम क्या रखी गई है? वो थीम रखी गई है हम भारत के लोग। जो अपनी आपने पढ़ा होता, अगर भारत का संविधान पढ़ा है तो संविधान की जो उद्देश्य का प्रस्तावना है उसमें पहली लाइन है हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम भारत के लोग इसकी थीम है। किसकी? जो लोक मंथन का 5वां संस्करण है जिसका आयोजन राजस्थान में किया जाएगा उसकी थीम क्या है? हम भारत के लोग। याद रख लेना, हम भारत के लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी पेपर में छप सकता है और फिर सोचोगे कि हम भारत के लोग, ये तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होगा तो कहोगे ये तो उद्देश्य का जो प्रस्तावना है उसकी पहली लाइन है, तो ये ऐसे ही चेप दी गई है। इसको ऐसे नहीं चेपा गया है। याद रखना, विशेष तौर पर याद रखने की कोशिश करना कि हम भारत के लोग, यही क्या है? लोक मंथन के 5वें संस्करण की थीम है। याद रख लेना, इसको इग्नोर मत करना। देखिए, लोक मंथन का 5वां संस्करण 4 से लेकर 6 दिसंबर 2026 को जयपुर राजस्थान में आयोजित किया जाना निर्धारित है। कब किया जाएगा? 4 से 6 दिसंबर 2026 को जयपुर राजस्थान में इसका आयोजित किया जाएगा। इस भव्य राष्ट्रीय महोत्सव, यह राष्ट्रीय स्तर का एक आयोजन है, इसकी थीम है वो है हम भारत के लोग रखी गई है। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें राष्ट्र प्रथम जो विचारक है, जो दार्शनिक है, जो कलाकार है और जो प्रबुद्ध जनों का एक प्रमुख राष्ट्रव्यापी सम्मेलन है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय संस्कृति, ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करना और ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्रों की आवाज को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाना है। इसकी शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई थी। मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी लोक मंथन। और वर्तमान में इसका जो 5वां संस्करण है वो अपने कहां पर आयोजित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, वो जयपुर राजस्थान में आयोजित किया जाएगा दिसंबर में। कब किया जाएगा? दिसंबर में किया जाएगा। और इसकी थीम है हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये बड़ा वी आर द पीपल ऑफ भारत। ओ, इसमें कहा वी आर द पीपल ऑफ भारत, उसमें जो प्रस्तावना है उसकी लाइन है वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर स्टार लगा लेना। पूछा जा सकता है कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सहकारी समिति गठन, भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है? सहकारी समितियों का गठन किया जाता है। तो उस समिति के तहत राजस्थान में अब तक कुल कितनी नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है? आपको बताना है कि जो भारत सरकार की एक परियोजना है, जो योजना है, सहकारी समिति का गठन करो, ज्यादा से ज्यादा किसका? सहकारी समिति का गठन करो। तो उसके तहत राजस्थान में अब तक कुल कितनी नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है? 5279
4000 या 2415 या 6329? तो बताइए कितनी बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का? तो इसका जो पहला ऑप्शन है वही अपना राइट है, 5279। कितनी? 5279 सहकारी समितियों का राजस्थान में अब तक गठन किया जा चुका है। इसकी और जानकारी देखें तो देखिए, इसके अतिरिक्त राज्य में एक ये और चीज और याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसके अतिरिक्त राज्य में रिकॉर्ड 10,000 कितने 10,977 एमपेक्स का भी गठन किया जा चुका है। कितने एमपेक्स? 10,977 एमपेक्स का गठन किया जा चुका है। इन पहलों के माध्यम से प्रदेश की कुल 42,000 से अधिक सहकारी समितियों से 1,35,00,000 से ज्यादा सदस्य जुड़ चुके हैं। अब राजस्थान में कितनी सहकारी समिति हो गई है? 42,000। कितनी हो गई है? 42,000 से भी ज्यादा हो गई है। ये देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा क्या कहते हैं कि सहकारिता आंदोलन राजस्थान के हर गांव डाणी तक पहुंच गया है। राज्य में लगभग 42,000 से अधिक सहकारी समितियां हैं जिनसे 1,35,00,000 से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं। वहीं सरकार सदस्यता अभियान के तहत 8,90,000 नवीन सदस्य सहकारी समितियों में जोड़े गए हैं। साथ ही सभी ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियों के गठन का लक्ष्य तय किया गया है कि जितने भी ग्राम पंचायत है उन सभी में सहकारी समितियों का क्या करो? सभी में सहकारी समितियों का गठन करो। तो ये अपना प्रश्न था जो सहकारी समितियों से संबंधित था। ये देखिए जो सहकारी साख ऋण होती है, जो अपन को ऋण प्रदान करते हैं, आमने जो कब अगर अपन था तो बूढ़िया डोकरा जो कि केसीसी पुरावे गया, आज केसीसी पुरावन जहां लास्ट डेट है, इतना रुपया भरना पड़ी रही, इतना रुपया मिली। तो देखो वो क्या, उसकी मूलभूत संरचना क्या है? तो जो सहकारी साख ऋण संस्थान होते हैं उसके दो भाग होते हैं। एक तो जो ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थान होता है और एक शहरी सहकारी ऋण बैंक होती है। मतलब एक तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करता है और एक होती है शहरी सहकारी बैंक। इसमें जो ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थान है इसमें एक तो ऋण देती है अल्पकालिक संरचना का और एक ऋण देती है दीर्घकालिक संरचना का। एक क्या देती है? अल्पकालिक, मतलब कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए, और एक है दीर्घकालिक संरचना जो कुछ वर्षों के लिए अपन को ऋण प्रदान करती है। अब जो अल्पकालिक संरचना है उसके तीन भाग है। इसमें एक तो राज्य सहकारी बैंक, एक केंद्रीय सहकारी बैंक और एक प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी। कितने भाग हो गए? तीन हो गए। राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी। फिर दीर्घकालीन जो ऋण कौन प्रदान करती है? राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक या प्राथमिक सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंक। तो दीर्घकालिक संरचना के ऋण कौन प्रदान करता है? राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक या प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। मतलब अल्पकालिक में केंद्रीय सहकारी बैंक आती है लेकिन दीर्घकालिक में केंद्रीय सहकारी बैंक नहीं आती है, बाकी दोनों बैंकें आ जाती है। तो ये सहकारी साख ऋण की जो संस्था है उसका मूलभूत ढांचा इस प्रकार का है। थोड़ा बहुत याद रख लेना, अगर पूछे कि कितने भाग है कितने नहीं है तो आप उत्तर थोड़े आसानी से दे सकते हो। अपन ने वो उसको हटा दिया तो उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा मेरे को नहीं हटाना था। क्या नहीं करना था? उसने कहा कि मेरे को नहीं हटाना था, मेरे को हटा के आपने गलती कर दी, अब आपको जाना पड़ेगा दोबारा। चल भाई हम तो दोबारा ही आ जाएंगे। चलिए आ गए। हम तो ठहरे परदेशी दोबारा आ जाएंगे। आगे भाई, दोबारा आ गए। ये देखिए विदेश मंत्रालय भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान में पहली बार किस जिले में विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा? विदेश मंत्रालय है जो भारत सरकार का और जो राजस्थान सरकार है, इनके संयुक्त तत्वाधान में, मतलब ये मिलकर राजस्थान में विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं। बताओ इसका आयोजन कहां किया जाएगा? किसका? विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस है, उसका आयोजन कहां किया जाएगा? कॉन्फ्रेंस के याद रखना कॉकरोच। वर्तमान में जो कॉकरोच है वो राजस्थान में कहां धरना दे रहे हैं? जो कॉकरोच है वो अपने धरना कहां दे रहे हैं? कॉकरोच है वो धरना दे रहे हैं कहां पर? जयपुर में। कहां दे रहे हैं? जयपुर में। तो याद रख लेना विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया जाएगा? जयपुर में। कहां पर किया जाएगा? जयपुर में। देख लीजिए थोड़ी बहुत जानकारी।
अगर दिमाग में सेट हो तो, कि विदेश मंत्रालय भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में 16 जुलाई को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जो RIC है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। इसकी सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय की जो सचिव है श्रीमती श्रीप्रिया रंगनाथन एवं राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव श्री V श्रीनिवास करेंगे। याद रख लेना, विदेश मंत्रालय के सह अध्यक्ष कौन है? श्रीमती श्रीप्रिया रंगनाथन, और राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव कौन है? श्री V श्रीनिवास करेंगे। विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह नागरिकों को सुरक्षित और वैध प्रवास के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें फर्जी एजेंटों व अवैध प्रवास के तरीकों से बचाना है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य या एक स्टेट से एक देश से दूसरे देश में जाते हो, प्रवास करते हो, तो प्रवास से संबंधित कौन कौन से नियमों की आपकी जानकारी होनी चाहिए। और अगर आप किसी प्रकार का कोई कागजात बनवाते हो तो जो फर्जी एजेंट है, उन फर्जी एजेंटों से किस प्रकार आपको सावधान रहना है। और आप, हो सकता है कि आपके पास छोटे मोटे कागज है या नहीं है और आप दूसरे देश में चले जाते हो, मतलब वो आपका क्या हो गया? अवैध प्रवास हो गया। तो उस अवैध प्रवास से किस प्रकार बचना है, उन्हीं चीजों का जानकारी दी जाती है। किसमें? विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस। इसका आयोजन कहां किया जा रहा है? अपने जयपुर में किया जाएगा। कब किया जाएगा? जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा 16 जुलाई को। ये देखिए इस प्रकार की ये बैठक। फिर अगला क्वेश्चन, प्रदेश सरकार के मुखबिर। हाँ, ये अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर ये बैठक तो आप बोल रहे होनी है, तो पहले ये चित्र कहां से आया? मतलब वो बैठक होनी है, उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए इस प्रकार की ये बैठक रखी गई है कि किस प्रकार की बैठक रखनी है, किस प्रकार की नहीं रखनी है, तो उस पर चर्चा हो रही है। बैठक तो कब होगी? 16 जुलाई को होगी। दिमाग में ये मत प्रश्न लाना कि सर पहले ही आप फोटो कहां से लगे, कहीं आप भगवान तो नहीं हो। अरे मैं भगवान होगा ना, कुछ नहीं हूं। ये चर्चा हो रही है, उस चर्चा का फोटो है कि किस प्रकार का आयोजन रखना है। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। काफी अच्छा नहीं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रदेश सरकार की मुखबिर प्रोत्साहन योजना के तहत मुखबिर द्वारा प्रदत्त सूचना में कितने लाख से अधिक की निर्विवाद अनुमानित राजस्व हानि को रोकने में सहायक होने पर संबंधित सूचना प्रदाता रिवार्ड राशि प्रदान करने का प्रावधान है। मतलब ये पूरा झंझट क्या है कि कभी कभार अगर आपने अखबार देखा हो तो अखबार में सूचना आती है कि पुलिस वाले जब अपना इंटरव्यू देते हैं किसी को पकड़ कर, किसी तस्कर को, तो कहते हैं कि हमें मुखबिर से सूचना मिली कि फलाना एक गाड़ी है, वो इतना डोडा पोस्ट या इतना अमल लेकर जा रही है, तो मुखबिर की सूचना पर हमें इस गाड़ी को या इस अवैध डोडा पोस्ट को पकड़ने में सफलता हासिल हुई। अब वो मुखबिर कौन होता है? तो मुखबिर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब बोलोगे सर मुखबिर ने सर क्या फायदा हुए? तो मुखबिर को यह फायदा होता है कि अगर कोई मुखबिर 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख से, अगर कोई मुखबिर 10 लाख से ज्यादा राशि का कोई भी ऐसी चीज पकड़वाता है जिससे राजस्व हानि हो, क्या हो? सरकार को हानि हो रही है, मतलब वो चीज सरकार बेचती है तो सरकार को फायदा होता है, लेकिन जब उसका अवैध कारोबार होगा तो सरकार को हानि हो रही है। तो अगर कोई ऐसी चीज पकड़ा देता है, ऐसी चीज को पकड़वा देता है सूचना देकर जिसमें सरकार को 10 लाख से ज्यादा हानि हो रही है, मतलब जो माल वो ले जा रहा है वो अनुमानित रूप में 10 लाख का है, तो उस मुखबिर को क्या प्रदान किए जाएंगे? रुपए प्रदान किए जाएंगे। उसे क्या रिवार्ड राशि प्रदान की जाएगी? कितनी प्रदान की जाएगी? उसे 4%। कितनी? जो वो राशि पकड़वाएगा, पकड़वानी तो 10 लाख से ऊपर की पड़ेगी। अब 10 लाख से जितनी ऊपर पकड़वाएगी उसका 4%, 10 लाख से, मतलब अगर उसने माना कि उसने 20 लाख, कितने माना कि उसने 20 लाख की राशि है या 20 लाख का डोडा है या 20 लाख का अमल पकड़वा दिया, तो 20 लाख का 4%, 20 लाख का 4% मतलब उसको कितनी राशि मिलेगी? उससे 80,000 रुपए वो दिए जाएंगे। कितने रुपए दिए जाएंगे? 80,000। अब इस प्रकार वो राशि पकड़ा सकता है, कभी कभार करोड़ों की, कभी पर 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, कितनी भी पकड़ाओ। अंतिम में लास्ट तक किसी मुखबिर को 15 लाख से ज्यादा की राशि प्रदान या 15 लाख से ज्यादा की रिवार्ड राशि प्रदान नहीं की जा सकती। मतलब अगर वो 10 लाख की पकड़ा है तो 4% मतलब 40,000,
अगर वो 20 लाख के पकड़वाया था तो 80,000, इस प्रकार 80, 1, 20 ऐसे करते करते उसे 15 लाख से ज्यादा की राशि प्रदान नहीं की जा सकती। तो ये होते हैं मुखबिर। मुखबिर क्यों पकड़वाते हैं? क्योंकि उन्हें जो भी चीज सरकार द्वारा या पुलिस द्वारा पकड़ी जाती है उसमें से 4% हिस्सेदारी उसे मिलती है। अब अगर आपको भी अपने आसपास कहीं पर बड़ी खेप दिखाई दे रही है नशे की, और हो सकता है कि वो खेप करोड़ों की हो, अगर वो आप पकड़वा देते हो तो उसका 4% है, उसके 4% राशि है वो आपको घर बैठे मिल जाएगी। और इसके साथ साथ में रुपए मिलेंगे, रुपए के साथ साथ में उस नशे से बर्बाद होने वाले उन बच्चों के, उन युवाओं के माता पिता और पत्नी पत्नियां वो भी आपको आशीर्वाद देंगे। क्या देंगे? आशीर्वाद देंगे। तो मुखबिर बनो और ज्यादा से ज्यादा डोडा पोस्ट को पकड़ाओ। ज्यादा से ज्यादा अमल है, जो भी अवैध चीजें हैं उन सबको क्या करो? पकड़ाओ। तो कितनी राशि? 10 लाख रिवार्ड राशि प्रदान करने का प्रावधान है। कितने? 10 लाख से अधिक का कोई माल पकड़वाता है तो उसे रिवार्ड राशि प्रदान की जाएगी। अब मैंने जो चीज पढ़ाई थी वो पूरी की पूरी इसमें ही है, आप आराम से पढ़ लेना। 15 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकती, कम से कम 10 लाख रुपए का माल पकड़ाना पड़ेगा। अब एक चीज इसमें और है कि जो भी जिला आबकारी अधिकारी है वो संबंधित प्रकरण का, मतलब जहां से जो प्रकरण बनाया गया है वो प्रकरण बनाकर कहां भेज देगा? इसका जो मुख्यालय है उदयपुर, वहां पर प्रेषित कर देगा और सारा का सारा मामला वहां पर चलेगा। वहां से उसे राशि प्रदान की जाएगी मुखबिर को। फिर छठा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और सेवा लाइफ फाउंडेशन, याद रखना कौन कौन साथ में है? भारत सरकार का जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और उसके साथ में एक है सेवा लाइफ फाउंडेशन, इन दोनों द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को शून्य तक पहुंचाने के लिए शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जो अपना सेवा लाइफ फाउंडेशन। कौन सा फाउंडेशन है? याद रखना, सेवा लाइफ फाउंडेशन। सेवा लाइफ फाउंडेशन। और सेवा लाइफ फाउंडेशन के साथ में कौन है? अपना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। इनके द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया है सड़क दुर्घटना में जो मौत होती है उसको कम करने के लिए। तो कौन सा? जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम, डिस्ट्रिक्ट लाइफ मोर कार्यक्रम, यू लिव योर लाइफ कार्यक्रम, मच मोर लाइफ सेव कार्यक्रम। बताओ उस कार्यक्रम का नाम क्या है? तो जीरो फैटेलिटी, किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जो मौत है उसको कम करना है, जीरो करना है। डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम मतलब डिस्ट्रिक्ट के तहत, जिस डिस्ट्रिक्ट मतलब जिस जिले में ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हो रही है वहां की जो सड़क है जहां पर दुर्घटना होती है उसका अध्ययन किया जाता है और फिर वहां पर उपयुक्त प्रणाली लागू की जाती है। तो इस योजना का क्या नाम है? जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम। हाल ही में अपने जो राजस्थान के कोटा और बूंदी जिलों में ये मौतें ज्यादा हो रही थी तो वहां पर इस प्रकार के कार्यक्रम है वो संचालित किए जा रहे हैं। देख लीजिए, यह योजना उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कोटा बूंदी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? राजस्थान का कोटा बूंदी क्षेत्र और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों के चुनिंदा शहरों व जिलों में लागू की जा चुकी है, जिसके परिणाम स्वरूप सड़क दुर्घटनाओं और मौतों में भारी कमी दर्ज की गई है। तो सड़क दुर्घटना है और जो मौत है उसमें क्या कमी दर्ज की गई है? भारी कमी दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन, आज का अपना 7वां क्वेश्चन है कि देश का ऐसा पहला राज्य कौन सा है जिसके इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्या? इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA ने फ्रेमवर्क फॉर एक्शन एडवांस क्लीन एनर्जी ड्रिवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हस्ताक्षर किए। देश का ऐसा पहला कौन सा राज्य है जिसने किसके साथ में? इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है उसके साथ में फ्रेमवर्क फॉर एक्शन एडवांस क्लीन एनर्जी और ड्रिवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हस्ताक्षर किए। मतलब भारत में जितने भी राज्य है उसमें से पहला राज्य है जिसने ISA के साथ में समझौता किया है। कौन सा राज्य है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? बताओ कौन सा राज्य है? तो अपना राज्य राजस्थान। कौन सा राज्य है? अपना राज्य राजस्थान। अपना राज्य राजस्थान पहला वो राज्य है जिसने किसके साथ में? ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ में जो समझौता है उस पर हस्ताक्षर किए है। अब क्या हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए,
राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसके साथ 128 देशों के समूह वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने फ्रेमवर्क फॉर एक्शन एडवांस क्लीन एनर्जी ड्रिवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। मतलब ये कोई एनर्जी बनाएंगे, मतलब उत्पादन करेंगे विद्युत का, क्लीन एनर्जी एकदम स्पष्ट, मतलब जिससे किसी प्रकार की पर्यावरण को हानि ना हो। तो इस प्रकार का ये हस्ताक्षर किए। ये देखिए यहां पर साइनिंग ऑफ द फ्रेमवर्क फॉर एक्शन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इस प्रकार का यह समझौता किया गया था। यहां पर अपने बीच में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा खड़े हैं। अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन। हाल ही में भारत 6 से 10 जुलाई 2026 तक नई दिल्ली के वाणिज्यिक भवन में कौन सी आसियान भारत व्यापार समझौता AITIGA संयुक्त समिति और संबंधित बैठकों की मेजबानी कर रहा है। हाल ही में जो अपना देश भारत है वो 6 से 10 जुलाई तक नई दिल्ली का जो वाणिज्य भवन है वहां पर आसियान भारत व्यापार समझौतों की जो संयुक्त बैठक है उसकी मेजबानी कर रहा है। आपको बताना है कि कौन सी, कितने नंबर की यह बैठक है, 10वीं, 13वीं, 15वीं या 17वीं, किसके बीच में? भारत के बीच में और आसियान देशों के बीच में। भारत और आसियान, तो बताओ ये कौन सी बैठक है भारत और आसियान के बीच में, 10वीं, 13वीं, 15वीं या 17वीं? तो मैं आपको बता दूं ये भारत और आसियान के बीच में कौन सी बैठक है? ये 13वीं बैठक है। कितनी? 13वीं बैठक है, इसका आयोजन किया जा रहा है। संबंधित बैठकों की मेजबानी की है जिसमें समीक्षा के तहत वार्ताओं की प्रगति की समीक्षा की है। आसियान भारत के प्रमुख व्यापार साझेदारों में से एक है जो भारत को वैश्विक व्यापार का लगभग 11% हिस्सा है। जो भारत जो विश्व स्तर पर व्यापार करता है उसका 11%, कितना परसेंट? 11% व्यापार है वो आसियान देशों के साथ में है। भारत और आसियान के बीच में द्विपक्षीय व्यापार 2025-26 के दौरान 128 अरब डॉलर तक पहुंच गया। आसियान देशों के बीच में और भारत के बीच में 2025-26 में कितना व्यापार हो चुका है? 128 अरब डॉलर, जो दोनों पक्षों के बीच मजबूत आर्थिक साझेदारी को दर्शाता है और व्यापार एवं निवेश सहयोग को और बढ़ाने के अवसर प्रदान करता है। अब देखते हैं कि थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि आसियान क्या है। क्या? अब देख लेते हैं कि आसियान क्या है। तो देखिए आसियान का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यहां पर बीच में ये पढ़ा ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसका पूरा नाम है दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ। एशिया का यह 11 देशों का एक प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक अंतर सरकारी संगठन है। यह दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो 11 देश है उनका एक संगठन है। अब इस आसियान की स्थापना कब की गई? इसका स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आसियान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ इसकी स्थापना की गई। कब की गई? 8 अगस्त 1967 को। इसका मुख्यालय कहां है? इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता, इंडोनेशिया में। कहां पर है? आसियान का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसके 11 देश कौन है? पहले 10 थे, एक नया जो सदस्य देश है तिमोर लेस्ते, उसके साथ साथ में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और तिमोर लेस्ते, ये 11 देश है जो आसियान में शामिल होते हैं। आसियान का पूरा नाम याद रख लेना। और इसकी स्थापना कब हुई? 8 अगस्त 1967 को। और भारत और आसियान के बीच में व्यापार की कौन सी बैठक हुई है? 13वीं बैठक का आयोजन हाल ही में किया गया है। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया के शीर्ष 100 रहने वाले शहरों में कितने भारतीय शहर शामिल है? जो हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया गया है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, मतलब विश्व के इतने कितने शहर हैं जहां पर रहने के लिए उपयुक्त वातावरण या अनुकूल परिस्थितियां हैं। तो इस प्रकार का एक इंडेक्स जारी किया है। आप बताइए उस इंडेक्स में शीर्ष 100 शहरों में भारत के कितने शहर है कि भारत में वहां पर रहने की स्थिति अच्छी है? तो बताइए कितने शहर है शीर्ष 100 शहरों में? भारत के कोई शहर है ही नहीं, या भारत के 5 शहर है,
या भारत का एक शहर है शीर्ष 100 में, या भारत के 15 शहर में। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो भारत जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है जिसे आप सोच ही नहीं सकते। इसमें उत्तर वो ऑप्शन है जिसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते। जो विश्व के रहने लायक सबसे सर्वश्रेष्ठ 100 शहर है, उसमें से अपना भारत का एक भी शहर नहीं है। भारत का एक भी शहर नहीं है। जो भारत के शहर है उनका नंबर 120, 21, 22 वहां पर लगता है। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 के शीर्ष 100 शहरों में एक शहर भी भारत का नहीं है। मुझे बड़ी उदासी के साथ में कहना पड़ रहा है, कोई भी शहर भारत का रहने लायक नहीं है शीर्ष 100 में। उसमें विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ रहने वाला शहर है वो कोपेनहेगन है। क्या है? कोपेनहेगन को दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है। इसमें 173 शहरों की सूची है। कितने? 173 शहरों की सूची है। अब ये किस स्थिति पर तय करते हैं कि शहर रहने लायक है नहीं है? तो इसमें ये क्या करते हैं, जीवन की गुणवत्ता का मूल्यांकन, स्थिरता, वहां पर व्यक्ति कितने स्थिर टिकते हैं, वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं कितनी है, वहां की संस्कृति कैसी है, वहां का पर्यावरण कैसा है, वहां की शिक्षा और वहां का बुनियादी ढांचा कैसा है, इसके आधार पर ये क्या करते हैं, सूचकांक जारी करते हैं। इसमें जो कोपेनहेगन है वो लगातार दूसरे वर्ष भी पहले स्थान पर रहा है, जिसके बाद में वियना, मेलबर्न और सिडनी का नंबर आता है। अगर एशिया में देखें तो एशिया में जो सर्वश्रेष्ठ रहने वाला शहर है वो जापान का ओसाका है, जो इस लिस्ट में 7वें स्थान पर आया है। कहां पर आया है? 7वें स्थान पर आया है। और निचले पायदान पर कौन से है? अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की कराची और ढाका लगातार सबसे कम रहने योग्य शहरों में बने हुए हैं। कराची और ढाका सबसे कम रहने योग्य शहरों में बने हुए हैं। नई दिल्ली जो भारत का शहर है वो इसमें 120 नंबर, और मुंबई है वो 121वें नंबर पर आता है। तो देखो भारत की स्थिति इतनी नीचे है, इतनी नीचे है, तो शायद ही इसमें से प्रश्न पूछा जाए। लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखना, अगर कोई अटपटा पेपर बनाने वाला आदमी हो तो वो प्रश्न पूछ भी सकता है। ये कोपेनहेगन शहर का एक दृश्य है। अगला क्वेश्चन 10वां, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदि पूर्ण से सम्मानित किया गया है? मोदी जी फिर एक सम्मान उठा के आ गए भाई भारत देश में। बताइए, बितांग आदि पूर्ण जो सम्मान है जो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है वो किस देश का है? न्यूजीलैंड का, इंडोनेशिया का, इजराइल का? ओ, पाकिस्तान का। पाकिस्तान वाले सम्मान नहीं देते, ये तोप देते हैं। क्या ये क्या देते हैं? ये तोप देते हैं। तो न्यूजीलैंड का, इंडोनेशिया का या इजराइल का? तो मैं आपको बता दूं, जो बितांग आदि पूर्ण सम्मान है वो किस देश का है? वो अपने इंडोनेशिया का। कहां पर? इंडोनेशिया का सम्मान है, जिसे हाल ही में किसको प्रदान किया है? अपने नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया है। यह इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, बितांग आदि पूर्ण। ये देखिए, भारत और इंडोनेशिया के बीच में ये हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। इसके साथ में एक वो जानकारी थोड़ी देख लेते हैं। ये देखिए, जब भारत के प्रधानमंत्री वहां गए तो सिर्फ सम्मान नहीं लाए, साथ में समझौता भी किया। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में हाल ही में हुए रक्षा समझौते के तहत इंडोनेशिया भारत से लगभग 200 मिलियन की लागत वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की 2 बैटरी खरीदेगा। क्या खरीदेगा? 2 बैटरी खरीदेगा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की। इसके साथ ही इंडोनेशिया ने जो भारतीय वायुसेना के SU-30 बेड़े के लिए स्वदेशी जो अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलें खरीदने का भी फैसला किया है। मतलब जो अस्त्र मिसाइलें हैं वो भी इंडोनेशिया है वो भारत से खरीदेगा। तो ये सम्मान के बारे में याद रखना, ये किसका? इंडोनेशिया का सम्मान है, जिसका नाम क्या है? बितांग आदि पूर्ण। क्या है? बितांग आदि पूर्ण। इससे पहले भी मोदी जी, ये देखिए, मोदी जी को सम्मान दिया गया, उसके बाद में राम राम करते हुए। अगला किस? ओ, 10% पूरे हो गए। थोड़ी सी एक चीज और थी, सबको याद है लगभग, गार्जियन ऑफ द ब्लू ओरिजिन एक सम्मान मोदी जी अपने खंभे पर डालकर और लेके आ गए थे। ये कहां का था? ये सेशेल्स गणराज्य का। ये कहां का था? ये सेशेल्स राष्ट्र का, या ये सेशेल्स गणराज्य का सर्वोच्च सम्मान था, उसे मोदी जी हाल ही में लेके आए। फिर था 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार। ये पुरस्कार भी चर्चा में थे, क्योंकि ई गवर्नेंस जो सम्मेलन था, उस सम्मेलन का आयोजन अपने राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया गया था। कितनवां सम्मेलन था? 29वां। उसमें कितने पुरस्कार दिए गए? उसमें 17 पुरस्कार थे, जिसमें से 16 पुरस्कार थे अपने 10 पुरस्कार थे स्वर्ण,
7 रजत और एक का अलग इनाम था। कांस्य पदक रख लो। 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जयपुर में प्रदान किए गए, क्योंकि सम्मेलन भी जयपुर में हुआ था। इसमें स्वर्ण पुरस्कार कितने थे? 10 स्वर्ण पुरस्कार, 7 रजत और 1 पुरस्कार अपना कांस्य। तो याद रखना, ये इतने पुरस्कार प्रदान किए गए थे। कांस्य का एक अन्य नाम और था जो मुझे याद नहीं आ रहा था, जिसका नाम के बारे में मैंने उल्लेख भी किया था, लेकिन अभी मैं उसके रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। तो याद रख लेना, वो एक ही था। 17 थे, उसमें से 10 स्वर्ण थे, 7 रजत थे, वो एक अन्य था जिसमें आप कांस्य मान सकते हो। तो ये जो 2 पुरस्कार थे, इंपॉर्टेंट थे, चर्चा में थे, इनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ऐसे कोई प्रश्न नहीं होने चाहिए जो मेरे बच्चों के दिमाग से बाहर हो। तो थोड़ी बहुत आपको क्लास की समाप्ति की घोषणा कर देते हैं मोदी जी के सामने ही, क्योंकि मोदी जी अपने सामने और अपन क्या कर देते हैं, क्लास की समाप्ति की घोषणा। तो आज अपने 9 जुलाई के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो मोदी जी क्या हो गए, वो समाप्त हो गए। अपन कल फिर चर्चा करेंगे किसके बारे में? 10 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के बारे में। तब तक आप इनको बोल दीजिए कि ये अपनी क्लास देखते रहे, ताकि जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो भी इनको मिलते रहे, और आप साथ में नोट्स बनाते रहिए। क्लास को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।